एक एक करके सर पूछ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो 24 की चाल किस दिशा में जा रही है? इस वक्त हम मौजूद हैं अमरोहा में। अमरोहा जो कि ढोलक और आम के लिए मशहूर है और 1957 से लेकर अब तक जब भी यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए हमेशा अप्रत्याशित नतीजे यहाँ पर सामने रहे हैं। मेरे साथ तमाम पार्टियों के यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे उनकी राय भी जानेंगे कि आखिर वो क्या क्या काम कर रहे हैं आम जनता के लिए और क्या क्या उम्मीदें हैं उन्हें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ बीएसपी को रिप्रेजेंट करने के लिए मेहमान जुड़े हैं और साथ ही साथ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव का रुख करना चाहूंगी। आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। आपकी पहचान? मैं अपना दल से मुरादाबाद जिला अध्यक्ष कलीम अख्तर अंसारी। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, इस बार के चुनावों में क्या होगा? मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। देखिए, मोदी जी ने तो 400 पार बताए, लेकिन हमारा ये कहना है कि शायद सामने वाले दल हाथ हिलाते न रह जाएं, कुछ निकले ही नहीं। क्योंकि हमारे पास बताने के लिए यह है कि मुस्लिम समाज, खास करके पसमानदा समाज को इन लोगों ने हमेशा डराने का काम किया, दूसरी पार्टियों ने, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ। आज मोदी जी हमारी बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, पसमानदा की बात कर रहे हैं। और अमरोहा की सीट ले लीजिए आप। आज की डेट में पिछली बार विधायक थे बसपा के दानिश अली, बिल्कुल खाली जगह जगह उन्होंने धूल फांकी है और कुछ नहीं किया। नौगांव में आपने देखा ही क्या हुआ है दानिश अली के साथ। आज की डेट में मैं समझता हूं कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वहां, वो अमरोहा से कम 2 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे। और दानिश अली इस बार जो है कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको? 100% कांग्रेस अपनी सत्ता में वापसी करेगी और जो मोदी जी के जितने झूठे वादे हैं ना, उसका पर्दाफाश करेगी। हम लोग ने गारंटी हमेशा मोदी जी की झूठी ही रही, अब तक जितनी गारंटी दी उन्होंने, और उनका अनुयायियों भी झूठे रहे। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, उसने हमेशा सत्ता संभाली और नीचे से लेकर ऊपर तक सबको लेके गई। और आज हमारा राहुल गांधी जी का वादा है 1 लाख रुपए साल बेरोजगार को निश्चित तौर से देंगे। ये गारंटी राहुल गांधी की नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी की है। और 30 लाख नौकरियां माननीय राहुल गांधी जी का जो संदेश है वो हर हालत में दिया जाएगा। हम लोग सच्चाई पे चलते हैं, झूठ पे नहीं कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा। आज 15 लाख वसूली कर रहे हैं आप लोगों से। जो हम लोग सेवा कार्यों में फीस देते हैं क्लबों की, उसके अंदर आपने 28% जीएसटी लगा दिया। तो ये कहाँ? अभी एक किस्सा है, आज ही देख रहा था टीवी के ऊपर, यूपीएससी का रिजल्ट निकला, टीवी के अंदर दिखाया था बुलंदशहर के अंदर पवन कुमार जी सिलेक्ट हुए। मोदी जी ने बहुत जोर शोर से कहा 10 साल की हमने उज्ज्वला सिलेंडर दिए, उसका घर देखा आपने? उसके आईएएस की बहन मिट्टी के उसमें उस चूल्हे पे घास फूस से रोटी बना रही है, वो ये उज्ज्वला सिलेंडर है। तो ये झूठ के अलावा कब तक झूठ बोलोगे आज जनता से हमारी? भाई हमारे साथ हाथी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी, देखिए हाथी ने तो पहले ही फैसला कर लिया कि चुनावों में अकेले ही चलना है, ना इंडी गठबंधन के साथ जाना है और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ऑब्वियसली नहीं। तो इस बार क्या उम्मीद है? जी, मेरा नाम फरहाल एडवोकेट है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस, इनके बारे में आपने अल्फाज कहे कि हम इनके साथ नहीं। इसके पहले मैं पीछे पस मंज़र बयान करूं कि एक गिलास में कीचड़ है, एक गिलास में पानी है। उस कीचड़ में से कुछ कीचड़ निकाल के उस सादे पानी में डाल दो तो वो सादा पानी भी पीने लायक नहीं होता। वो कीचड़ जो है वो मेरे ओपिनियन में भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, और वो जो पानी में डली हुई थोड़ी सी कीचड़ है वो कांग्रेस है। हमारे जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे साथी हैं, उन्होंने अल्फाज बोला कि मुसलमान समाज को डराने का काम किया। मुसलमान समाज को डराने का काम किसने किया है? मुस्लिम्स को डराने का काम किसने किया है? ये मौजूदा वक्त अपनी ज़बान से बहुत खुले अल्फाजों में बयान कर रहा है, चाहे वो बुलडोज़र के ज़रिए हो या फिर और किसी चीज़ के ज़रिए। दूसरी बात, दानिश के साथ क्या हुआ? दानिश के साथ करने वाले आप ही थे। दानिश के साथ क्या हुआ वो करने वाले आप ही थे। जो पुराना मौजूदा एमपी है, उसकी कमियां हैं, इस वजह से हम उसके साथ नहीं हैं, वो आकर लोगों से नहीं मिले। तीसरी बात, 1 लाख रुपए सालाना देने की बात हमारे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि सालाना पैसे देकर
ये जो वादे कर कर वोट बटोरने का काम ये करते आए हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये सब बेबुनियाद है। चाहे वो 15 लाख का वादा हो, उन्होंने 73 चा- करोड़ रुपए माफ किया किसानों का, ये हमारा वादा था और हमने माफ किया वो अपने वादे पे। हम जब भी वादा किया हमने उस पर खड़े उतरे हम। मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा, उसके बाद आप डिबेट को आगे बढ़ाइएगा, मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। चाहे वो 15 लाख का वादा हो या 1 लाख साल का वादा हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मायावती जी ने किया क्या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलावा अमरोहा में किया क्या। पहले ज़माने में जब हमारे पिताजी वकालत किया करते थे तो अमरोहा में मुंसफ़ी थी। मुंसफ़ी के बाद जब मायावती जी की सरकार आई तो अमरोहा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनने से पहले यहाँ के जो वकील होते थे, जो LLB किया करते थे, बच्चे पढ़ लिख कर तैयार होते थे, वो मुरादाबाद जाते थे काम करने के लिए, वकालत करने के लिए, मेरठ जाते थे। आज इजीली 2 से 2,500 बच्चे ऐसे हैं जो सालाना निकलते हैं, चाहे वो मुरादाबाद के हों या इधर आधर हों, जहाँ पर और जगहों पर उन्हें जगह नहीं मिलती, वो अमरोहा आते हैं। उसके अलावा और दूसरी चीज़ अगर दी जाए, काशीराम कॉलोनी बनाई जहाँ पर लोग अब भी रह रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों की वजह से हम बसपा के साथ हैं, मैं बसपा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप तो सभी दलों को करीब से देख रहे हैं, अमरोहा के वासी, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि सारी राजनीतिक पार्टी के यहाँ लोग खड़े हैं। मेरे अमरोहा को ज़िला बने हुए लगभग 20 साल से अधिक हो चुके हैं। ना तो यहाँ जेल बनी, और ऐसा नहीं है कोई बेगुनाही जेल नहीं जाता। बिजनौर जा रहे हैं लोग या मुरादाबाद जा रहे हैं, ना यहाँ मेडिकल कॉलेज है। अगर किसी की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उसे रेफ़र कराया था मेरठ। यहाँ के लोग क्या नेताओं को वोट नहीं देते हैं? क्या इन पार्टी के लोगों को वोट नहीं देते हैं? जो यहाँ का जिसकी कंडीशन ख़राब होती है वो मेरठ रेफ़र होता है। इन लोगों ने अभी तक यहाँ क्यों नहीं सोचा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनता अभी तक? ठीक है, तीसरी चीज़, यहाँ पे कोई बुनियादी कोई यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री ऐसी नहीं है। जो यहाँ का जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो यहाँ से दिल्ली, बम्बई, अलग अलग शहरों में जाता है। अपने त्योहारों पे अपने किसी का डेथ भी हो जाती है तो वो पहुँच नहीं पाता समय पे। तो ये इन राजनीतिक दलों की जो यहाँ इतने सारे इकट्ठे हैं इस टाइम, मैं इन सबसे पूछना ही चाहता हूँ कि कोई भी फैक्ट्री अभी तक यहाँ क्यों नहीं बनी जहाँ पर बेरोजगार जो है ना फैक्ट्री के अंदर काम कर सके? ये मुझे राजनीतिक लोग यहाँ बताएं। आपकी भी पार्टी की सरकार थी, यहाँ पर थी नहीं थी? मिल बिक गई, यहाँ जो एक मिल थी वो बिक गई आपकी सरकार ने, बेची नहीं बेची? कांग्रेस की भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की रही, यहाँ पर गठबंधन की सरकार रही, यूपी के अंदर समाजवादी के साथ गठबंधन की सरकार रही, गठबंधन की सरकार रही सदा जी, और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार अच्छा, रही। 1 मिनट, अगर आप ये बोलेंगे कि गठबंधन की सरकार रही तो आपके पास राइट्स नहीं थे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इस बार भी आप गठबंधन में ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं ना, जस्टिफाई तो नहीं कर सकते इस बात को। 40 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो जो भी किया समाजवादी ने किया या बीएसपी ने किया। आज गठबंधन, सुनो, आज हमारे समाजवादी से गठबंधन है, हम लोग अगर वोट देते हैं ना। 40 साल से अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है तो उसकी वजूहत है क्या? शायद आप इस लायक नहीं थे, बता रहे नहीं, पब्लिक ने आपको यूं नहीं चुना, लोगों ने, आप इस लायक नहीं थे। अभी भी इस लायक नहीं है कि गठबंधन में उनको आना पड़ रहा है, शायद अभी भी इस लायक नहीं है कि वो अकेले इलेक्शन यहाँ लड़ पाएं और वो कुछ कर पाएं। इसलिए इनकी जो कह रहे हैं ना ये कि कांग्रेस ने ये 40 साल नहीं है, तो उसको उसकी स्थिति ये हो चुकी है कि उसे गठबंधन में आना पड़ रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कि बीजेपी क्षेत्रीय आधार पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो है, इसीलिए कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ रहा है, क्षेत्रीय पार्टी को साथ लेना पड़ रहा है, क्योंकि उसका अपना आधार नहीं। बीजेपी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं इस पर। देखो मैडम, वो अगर किसी लायक होते तो जाहिर सी बात है क्यों दूसरों का सहारा लेते। और दूसरी बात, हमारी सरकार में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हर आदमी, आधी रात को औरत गुजर सकती है, लेडीज़ कहीं भी जा सकती है बेखौफ। मैं खुद एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, सपा सरकार में या कांग्रेस सरकार में मेरे साथ गुंडागर्दी और बदमाशी होती थी। आज किसी की मजाल नहीं है कि मेरे रेस्टोरेंट पे आकर कोई बदमाशी दिखा सके भाजपा सरकार के अंदर। जी, कल मैं अपने क्लाइंट के साथ उसके लोन के सिलसिले में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक गया था। आप प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के जो मैनेजर साहब हैं उनसे सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए कल अमरोहा क्षेत्र की। कल एक बीजेपी की एक रैली आई जिसमें बहुत कम उम्र के 16-16, 15-15 साल के बच्चे आए। उन बच्चों के क्या काम थे? आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप लोगों से वोट मांगो, ये आपका जनसिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। मोटरसाइकिलें जो वहाँ पर खड़ी थी, उन मोटरसाइकिलों को बेवजह नालियों में डाल दिया गया। मोबाइल बेचने वाले जो आउटलेट के व्यापारी हैं उनके बैनर्स को फाड़ दिया। किन अल्फाजों के कि हम बीजेपी हैं। ये उन्हें सिखा कौन रहा? आप जो बात कर रहे हो कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी शुरू हो गई है और ब्रूटल तरीके से शुरू हुई है। हम लोग बिल्कुल भी सिक्योर महसूस नहीं करते रात को घर से बाहर निकलने में।
जिस तरीके से प्रशासनिक स्तर पे प्रशासन पे दबाव बनाकर आम जनता को परेशान किया जा रहा है, ये आपके सामने आपके चेहरे का पसीना बता रहा है। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं। झगड़े मुगल कालीन से अब तक चलते रहे, पारिवारिक झगड़े होते हैं, कुछ लोग उसे खतरनाक ले जाते हैं, कुछ लोग नहीं ले जाते। और जहाँ तक विकास की बात है, तो जो विकास ये बता रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, सतत प्रक्रिया का नाम विकास है। हमेशा जो सरकार रहेगी, कांग्रेस रहे या कोई भी रहे, हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा का जो अगर चुनाव लड़ना चाहिए, आम उपभोक्ता को, आम मतदाता को केवल देश की मतलब नीति को देख के वोट देना चाहिए। और आज की डेट के अंदर हिंदुस्तान के अंदर किसी को अगर वोट देने का अधिकार है तो केवल दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। दोनों के अलावा तीसरे को जो चुनता है वो इन दलों को मतलब क्षेत्र के देश के विकास को खत्म करता है। हमारे जल निकासी ऐसा आप क्षेत्रीय पार्टियों को एकदम से खत्म नहीं कर सकते हैं। अभी इजराइल की फ़लस्तीन के साथ जंग हुई, उस जंग में इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन था? उसके अलावा इंडिया मध्यस्थता कर रहा था इस मौके पे, बिल्कुल। और इंडिया की बात अब सुनी भी जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बीजेपी के पहले मैनिफेस्टो की बात कर लेते, क्या क्या मुद्दे आपको लग रहे? देखिए, इससे पहले सीए को लेकर बात हुई, या फिर बात हुई कि 370 धारा हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ लुभा सकता है जनता को? का कोई भी प्लान होता है, जाहिरी तौर पर पब्लिक को ये ऐसा लगता है कि हमें तकलीफ देगा, लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि उससे क्या क्या फ़ायदे हमें मिले। जैसे तलाक का मुद्दा था, कितने केस कम हो गए बताइए आप। लोगों पर खौफ हुआ, तलाक क्या चीज़ है, आए दिन तलाक है, लोग सऊदी से तलाक कर रहे हैं फ़ोन पे। तो गवर्नमेंट का कोई भी मुद्दा होता है वो आवाम के फ़ायदे के लिए होता है, ना कि नुकसान के लिए, और उसका फ़ायदा जाहिर होता है। अच्छा, आप एक मुस्लिम प्रतिनिधि, और ये भी कहा जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय इस बात से नाराज है भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से यूसीसी उन्होंने लागू किया। देखिए, जब जाहिरी तौर पर शुरू में ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमें नुकसान देगी, कोई भी चीज़ लागू करती है गवर्नमेंट, तो जाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमें नुकसान देगी। लेकिन आने वाले वक्त में जो गवर्नमेंट करती है वो आवाम के ही फ़ायदे के लिए करती है, और उसका फ़ायदा उसको मिलता है, फिर खामोश हो जाते हैं वो लोग, जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है, बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में अपने रखा है, इससे क्या नुकसान है आपको? बीजेपी ने मैनिफेस्टो में रखा है, सबसे बड़ा नुकसान है उससे। क्या? बीजेपी सबसे ज़्यादा झूठी पार्टी है और झूठे वादे करती है, अपने जुमलेबाजी करती है। और अब ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है चुनाव कांग्रेस का, कांग्रेस बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुकी है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है ऐसा? कांग्रेस मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपए सालाना देगी, 30 लाख नौकरी देगी कांग्रेस जीतते ही। कांग्रेस वो सब देगी जो लोगों के मनो इच्छा है, उसके अंदर मनोभाव है जो कांग्रेस वो सब देने को तैयार है। और कांग्रेस ने अब तक हमेशा स्ट्रक्चर कांग्रेस का खड़ा किया हुआ, टोटल देश के अंदर विकास कांग्रेस का किया हुआ। कांग्रेस के टाइम के अंदर ये वर्ल्ड की 5वीं महाशक्ति कहलाती थी। आज अगर थोड़ा भी विकास, कमबैक क्यों नहीं कर पा रही कांग्रेस? क्षेत्रीय पार्टियों ने नुकसान किया हम लोगों को बहुत। जो लोगों ने मतभेद मतलब धीरे बीजेपी ने मतभेद जो फैलाने शुरू किया आपस के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक के अंदर मतभेद, हर एक के अंदर मतभेद। अब ये लोग करते हैं कि बीजेपी करते हैं अखंड भारत। अखंड भारत क्या चीज है? तो बीजेपी अगर मतभेद फैला रही तो इससे आपको कैसे नुकसान होगा? आपको जिसे गठबंधन करना आप तो है जो हमारा सीधा साधा जो मतदाता है, हमारा सीधा साधा जो इंसान है हिंदुस्तान का, उसे भ्रमित कर देते हैं आप। भ्रमित करते हैं उसके धर्म के नाम पे, भ्रमित करते हैं उसे अब फ्री अनाज दे के। अगर वहाँ पर केजरीवाल कुछ चीज़ फ्री बांटता है तो भ्रष्टाचार कहलाता है वो। आप 80 करोड़ को अन्न दे रहे हैं तो भ्रष्टाचार नहीं है वो, आप मतलब देवता के तुल्य बन के आ गए। क्यों भाई ऐसा मतलब डबल मतभेद क्यों भाई? अमरोहा का एक बहुत पुराना मुद्दा है जल निकासी। हमारे माननीय सांसद जी जो हैं इस टाइम, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करी कि यहाँ की जल निकासी जो मुद्दा है इसके लिए हल हो। अब पिछले कई सालों से कांट रोड एक जगह है, यहाँ पर रोड है हमारा, वहाँ पर कई सालों से एक नाला निर्माण हो रहा था। पिछले कई सालों से निर्माण रुका हुआ है, करोड़ों रुपए उस नाले के अंदर लग चुके हैं। एक राम तालाब उसकी बराबर में एक जगह है, सैकड़ों बीघे किसानों की जमीनें उसके अंदर डूब गई। राम के तालाब के अंदर पूरे शहर का गंदा पानी अतिक्रमण कर लिया उसने। लगभग 15 कब्रिस्तान ऐसे हैं जो इस शहर के पानी ने वहाँ पर अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। और वो निकासी हो जाती, नाला निर्माण हो जाता, शहर की जल निकासी भी साथ में हो जाती, मगर सरकार है इसको ध्यान नहीं दे रही। ये मैनिफेस्टो की बात आपने की थी, मैं ये पूछना चाहूँगा
बीजेपी के और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव से कि क्या उन्होंने मैनिफेस्टो को पढ़ा भी है अपने या नहीं। आपके मैनिफेस्टो के अंदर आगे जाके क्या होगा, हम ये करेंगे, ये हो जाएगा, इनके अल्फाज हैं। रेलिवेंसी क्या है उस चीज़ की कि भारत विश्व गुरु बनेगा, किन बेसिस पे? झगड़े करके, घरों को तोड़ के विश्व गुरु बनाएंगे आप भारत को? हाँ, आपकी बात कर रहे हैं। मैं आपसे बेसिक यहाँ पे खड़ी हुई जनता से मैं बेसिक सवाल पूछता हूँ। 1 लाख रुपए सालाना दे देना एक अलग मौजू है, किसी को बिजनेस करने के लिए, किसी को नौकरी करने के लिए रोजगार दे देना अलग मौजू है। मुझसे अगर पूछा जाए कि अगर किसी को 1 लाख रुपए दिया जा रहा है या रोजगार दिया जा रहा है तो मैं रोजगार को चुनूंगा, क्योंकि वो जिंदगी भर का मरहला है। निश्चित तौर पर आपको क्या लगता है आने वाले चुनावों में किस ओर जा रही है हवा? सबसे पहले सभी देशवासियों को जय भीम जय भारत। अभी जो वर्तमान में है तो इस बार लोग संविधान बचाने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो संविधान के माध्यम से ये देश चलता है और देश को लोग जो देश के लोग हैं वो संविधान को बहुत चाहते हैं, उसके माध्यम से संविधान कौन खत्म कर रहा है? अभी आप देखोगे कि जो बीजेपी सरकार है उसके मोस्टली जो नेता हैं या उसके जो भी पदाधिकारी हैं वो सब यही बोलते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले संविधान ख़त्म करेंगे। आप ये बताइए, जिसके माध्यम से सबको समान जीने का अधिकार मिला हो, शिक्षा का अधिकार मिला हो, आप उसी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको देश के जो देशवासी हैं वो आपको वोट क्यों देंगे? आपको तो भाई उनका तो आप समान दृष्टि से देखने वाली चीज़ को ही ख़त्म करना चाहते हैं आप, यानी कि इस देश में भेदभाव फैलाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे देखती हैं आप? यूनिफॉर्म सिविल कोड को मतलब कि आप देखिए, जिसमें महिलाएं हैं, महिलाओं को उसमें सबसे ज़्यादा अधिकार हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देके गए हैं। तो आप जब जितनी भी महिलाएं हैं, आप यानी कि आप पुरुष प्रधान सोच रखना चाहते हैं। अगर यूसीसी आपको नहीं लागू नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है उस पर राय बताइए अपनी। ठीक है, फैसला गवर्नमेंट का या नहीं है? इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन देखिए, पहली चीज़ तो बीजेपी सरकार ने काफ़ी जोर शोर से मुद्दे उठा रही है, मगर जो असली मुद्दा है बेरोज़गारी। मैं MSW कंप्लीटेड है, MA है, MA इन सोशोलॉजी है, BA इन सोशोलॉजी है। जब कुछ नहीं मिला तो लॉ करने की तरफ गए हम लोग, ठीक है। हमारे पास रोज़गार नहीं है। अमरोहा की सबसे बेसिक थी पानी की समस्या, पानी की समस्या अभी तक नहीं हो पा रही है। दूसरा, अब बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। मैम, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब होगा जब आप पूरी किसी भी धर्म की, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप उसकी धर्म की मेन चीज़ जो है, जैसे मुसलमानों में शरीयत है, आप उसी को ख़त्म करना चाहते हैं। वजह क्या है? नहीं, लेकिन सिर्फ इतनी बात की जा रही है ना कि एक बहु शादी ना हो, इसमें क्या दिक्कत है? मैम, क्या दिक्कत है कि एक मुसलमान की जो जिस को कुरान पाक में दिया गया है, आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं। मेन चीज़ हमारे लिए, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कुरान, आप उसको ही ठुकराना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ये मेंशन किया गया कि कुरान खत्म होने की बात। आपको लगता है ऐसा? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। देखो, ये कुछ अफवाहें भी बना ली हैं। कुरान की कोई मुखालफत पार्टी नहीं करती है। और दूसरी बात, हमारी पार्टी जो है, बताइए आप, मकान दिए गए, किसी के साथ सौतेला सलूक किया गया? हिंदू समाज को दिए गए तो मुस्लिम समाज को उससे ज़्यादा दिए गए। जो भी चीज़ गवर्नमेंट की होती है वो उसका सबको लाभ मिलता है। ऐसा नहीं किसी के लिए नुकसानदेह ये पार्टी है। ये हमारी सोच बन चुकी है। हम लोगों को इतना डराया जा चुका है दूसरी पार्टियों ने हमारे खिलाफ कि एक आग सी भर दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम हिंदुस्तान में, और रहा बहन कह रही थी मेरी कि संविधान ख़त्म करने, कौन कह रहा है कि संविधान ख़त्म हो रहा है? संविधान तो हिंदुस्तान की जड़ है, बुनियाद है संविधान। एक एक करके सर पूछना तो मुझे ही है ना सर, पूछना तो मुझे ही है ना, एक एक करके। हाँ जी, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में? मैम, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई हमारे जो शायद बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ खड़े हैं, कि अगर इतने बड़े ये सर्व समाज की और सारी की बात करते हैं तो इनसे पूछिए 400 सीटों में एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया गया? मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। बताइए। टोपी पे किसी की पाबंदी तो है नहीं मेरे भाई, टोपी लगाए खड़े हैं। ये क्या बात कही आपने? नहीं, मैं अपना दल से हूँ, मैं अपना दल से आता हूँ। अपना दल समर्थन कर रहा है, बीजेपी समर्थन कर रहा है। और हाँ, बिल्कुल अलायंस है। मेरे बड़े, हमारी पार्टी फख्र के साथ कह रहे हैं हम अलायंस से हैं। हाँ,
और हमारे बड़े भाई की भूमिका निभा रही है पार्टी। हम छोटे भाई में हैं और उसका जवाब दे रहे हैं आपको माकूल, ऐसी बात नहीं है। बताइए क्या मालूम कर रहे थे आप? अब बताइए, अब कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी? राहुल गांधी है तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के परिवार ने आज 30 साल से कोई सत्ता नहीं संभाली, उन्होंने हमेशा दूसरे को दिया। आज भी राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं है। और इसके पहले जब 2009 के अंदर, 2004 के अंदर जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, तब उन्होंने अपने न देकर अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाया। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर पा रहे? नहीं, वो सत्ता लेना ही चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस चाहती है कि मेरे पूर्वजों की जो नीतियां है, जो मेरे वो जो सिद्धांत है ना, वो लागू होते रहने चाहिए। वो तो औरों के लिए कर रही है, अपने लिए नहीं कर रही कुछ भी। नहीं, जैसे बीएसपी में भी, बीएसपी सबको पता है कि मायावती के नाम पे वोट जाते हैं, अंडरस्टूड है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये उनकी पार्टी की नीति है अपनी। समाज को रिप्रेजेंट करने वाली बहन जी के लिए हम साथ हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं एक बात और आपकी ऐड कर, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करूँगा। मकान की बात आपने की थी, क्या आपको नहीं पता उस मकान के डिस्ट्रीब्यूशन में लोग अपना मकान करने, लोग अपनी सरकार की नीतियों को अपनाने के लिए, उनका भोगने के लिए लोग नेताओं के पास जाते हैं, वकीलों के पास जाते हैं कि हमारा मकान हो जाए। आप डेटा लेके आए हैं कि अमरोहा में कितने मकान बने? मैं अपने वार्ड, जिस वार्ड से मैंने चुनाव लड़ा था, वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 38 से न जाने कितनी एप्लीकेशनें गई हुई हैं, उन एप्लीकेशनों की कोई सुनवाई नहीं। क्या कह के डाल दिया जाता, चुनाव के बाद होगा, 6 महीने बाद होगा। और आप बात कर रहे थे तलाक की, आप कह रहे हैं कि आपने तलाक का कानून लाया, आप तलाक रोक रहे हो। आपके पास डेटा है कि आप कितने तलाक रोक रहे हो? आपके पास डेटा है? बहुत ज़्यादा और बहुत कम छोड़ी है। मेरे भाई ने अभी एक सवाल किया था कि कितने मुसलमानों को टिकट दिया। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया हिंदुस्तान का। 1000 टिकट एक तरफ और राष्ट्रपति एक तरफ है, नहीं बताइए आप। कांग्रेस ने भी फखरुद्दीन अली को राष्ट्रपति बनाया और जितने भी बड़े ओहदे दिए मुस्लिम उसको लोगों को दिए उन्होंने। आज तक कभी मतलब कांग्रेस सेकुलर पार्टी हमेशा रही वो। और जहाँ तक संविधान का सवाल है, संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर खुद कह गए थे कि जो मैं संविधान ये लगा रहा हूँ, जो मैं आरक्षण दे रहा हूँ इन लोगों को, वो केवल 10 साल के लिए और 10 साल बाद ये समाप्त कर दिया जाए। हो सकता है गलतियाँ रही हो, 10 साल बाद समाप्त हो जाना चाहिए था इस देश के अंदर यह आरक्षण इनका। कुछ 10 साल के जिसको हमने वो दे दिया, आगे वो अपना काम करे। आज आरक्षण वाकई खत्म होना चाहिए, इन लोगों को शिक्षा फ्री कर दी जाए, इन लोगों को मकान फ्री किया जाए। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने उभर कर अगर कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे, इसके पीछे का आधार क्या है? 400 पार ना कहीं ऐसा हो 1 0 0 कम हो जाए। आपको ये नहीं लग रहा कि विपक्ष उतनी मजबूती से सामने नहीं आ रहा, इसीलिए ऐसा हो रहा है? विपक्ष मजबूती से काम कर रहा है और हिंदुस्तान का आपके से रिजल्ट ही अलग होगा बिल्कुल। कहीं ऐसा ना हो ये 40 के बाद 0 ढूंढते रहे, 0 कहाँ गया हमारा। आप मुझे बताइए, आपको लग रहा है कि विपक्ष उतनी मजबूती से बात नहीं उठा पा रहा है अपनी, शायद इसीलिए विपक्ष उतना एकजुट नहीं है, इसीलिए उसका फायदा बीजेपी को मिलता है? नहीं, ऐसा है कि ये तो मीडिया की बात है। विपक्ष फुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहा है। ऐसा नहीं है अगर किसी देश का अगर विपक्ष कमज़ोर है तो देश के लिए अच्छा नहीं है। विपक्ष का मजबूत होना उस देश की जनता के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। और यहाँ के जो हमारे दो जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, अमरोहा में जो मुझे मुकाबला लग रहा है वो गठबंधन और भाजपा के बीच में लग रहा है। दोनों जो कैंडिडेट हैं, सिटिंग एमपी कौन है? सिटिंग एमपी कौन है? मौजूदा जो सिटिंग एमपी है वो बहुजन समाज पार्टी से चुनकर सांसद बने थे। आप ये मुकाबले की बात इंडिया से कर रहे हैं कि अभी मैं पूछ रहा अमरोहा का इतिहास क्या कहता है। अब खैर ये मुद्दा अलग है, ये मैं इन बातों पर मैं ये बातें करनी नहीं थी, लेकिन अमरोहा का इतिहास क्या कहता है। राशिद अलवी हूँ, वो बसपा से लड़े थे। दानिश जी वो चुनाव जीते, वो बसपा से थे। हकीकत ये है कि अमरोहा में बसपा बहुत प्रचंड तरीके से चुनाव जीत रही है। यह हकीकत है, इस हकीकत को अपना लो। हमारा इनसे मुकाबला भी नहीं है। हम इस बात को कह रहे हैं क्योंकि जनता हमारे साथ है। दलित समाज हो, सैनी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सर्व समाज हमारे साथ है। लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमारी आजिज़ी को पसंद करते हैं, आपकी मगरूरियत को पसंद नहीं करते। आप फिरौनी बातें करते हो। आपके लोग आपके बच्चों को, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को, बच्चे मैं रिप्रेजेंटेटिव को कह रहा हूँ, जो संघ के अंदर तैयार होते हैं, जो मोटरसाइकिलों को उठाकर फेंकते हैं, जो गले में गमछे डाल के बदतमीजियाँ करते हैं,
आप वो लोग तैयार कर सकते हो। हम लोगों ने हमारे यहाँ लोग संविधान से चलने वाले लोग तैयार होते हैं, आजिज़ी से बात करने तैयार होते हैं। देश को आप कहते हो देश को विश्व गुरु बनाओगे, देश विश्व गुरु आजिज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ, सर समाज के साथ बन सकता, किताब से बन सकता, संविधान से बन सकता। अपने बच्चों को पढ़ने की नसीहत करो। अच्छा, विश्व गुरु है क्या चीज? शब्द कहाँ से आया विश्व गुरु? ये अल्फाज इनके हैं। बीएसपी के मैनिफेस्टो में इस बार क्या खास बात है? क्या लगता है आपको, क्या आकर्षित करेगा जनता को? बहन जी ने ये बोला है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले रोजगार देने का काम करेंगे, क्योंकि बहन जी की जब 4 बार यहाँ सरकार रही है तो सबसे ज़्यादा 3 मुद्दों पर बहन जी ने काम किए हैं, रोजगार पर, शिक्षा पर और चिकित्सा पर, और ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं प्रत्येक। अच्छा, ये रोजगार की बात कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, लेकिन मिले तो नहीं है ना, मिले तो नहीं है। तो रोजगार पे सबसे ज्यादा बहन जी ने काम किया और वही उनका मुद्दा है, क्योंकि देखिए प्रत्येक जो गरीब व्यक्ति है अगर वो एजुकेशन लेता है तो उस एजुकेशन बेस के ऊपर उसे रोजगार चाहिए, उसका घर चलाने के लिए उसे मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो वो क्या करेगा? वो जय श्री राम के नारे लगा के तो घर